नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून जी। 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल चुका है बंगाल का। 4 मई और 4 जून के बीच में ममता के हाथ से न सिर्फ सत्ता गई बल्कि पार्टी भी चली गई। टूट के टीएमसी टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गई। ये वही ममता है जो घमंड की मारी हुई थी, जो 30 मिनट मोदी जी को फोन कॉल पे वेट करा रही थी। पर मुद्दा आज वो नहीं है। मुद्दा आज ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, भारत विरोधी गतिविधियों के तहत एफआईआर लॉन्च हुई है। देखिए, अभी तक हम सभी सोशल मीडिया में इस बात को रेज करते रहे हैं, बट कभी उनके ऊपर इस तरीके का एफआईआर रेज नहीं हुआ है। इट हैज नेवर बीन ब्रॉट। उसके साथ साथ अभिषेक बैनर्जी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ डिटेल्स हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत मैं बोलूंगी एनालिटिकली इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को जानना। जानते हैं पंकज जी से। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आज तक हम जब भी बात करते थे तो ममता बनर्जी की तोलाबाजी, गुंडागर्दी, मंत्रियों का भ्रष्टाचार, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन सब चीजों पर बातचीत करते थे। शायद आपके साथ मैंने पहली बार एक चीज टच किया था और निकल गया था, और वो था जमाते इस्लामी बांग्लादेश। क्योंकि उस वक्त किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, मेरे पास भी प्रूफ नहीं था, तो मैंने जानबूझ के उस चीज को अवॉइड किया। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे कि कुछ तो ऐसा चल रहा है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो कि देश के लिए खतरनाक है। अब वो पूरी डिटेल्स आ गई है और मैं आपके दर्शकों को कहानी बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि उस्मान हादी नाम का एक एंटी इंडिया व्यक्ति मारा गया था। स्टूडेंट आंदोलन से निकला हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। याद है वो घटना? उस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट पूरे बांग्लादेश में बिल्कुल पीक पे था। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का आरोप यह था कि भारत ने मरवाया है उस्मान हादी को। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह थी कि जब उस्मान हादी मारा गया तो ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट यह था कि अमित शाह ने मरवाया है। उस वक्त लोगों को लगा कि चूंकि केंद्र सरकार के अगेंस्ट हैं, तो इस तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया होगा अमित शाह मोदी को लेके। लेकिन बांग्लादेश ने जब भारत सरकार के साथ कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक बात कही कि आपके यहां संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक राज्य की मुख्यमंत्री, ये कह रही है कि अमित शाह ने मरवाया है। आप बोलिए कि अब आप कैसे डिनाई करेंगे? और फिर एक अफवाह उड़ी थी उस वक्त कि उस्मान हादी का हत्यारा पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। सच्चाई नहीं थी वो। उस्मान हादी का बाद में वो खबर रिकन्फर्म हुई कि सारे हत्यारे बांग्लादेश से ही अरेस्ट किए गए। लेकिन कुछ दिनों के लिए पैनिक फैलाया गया कि भारत में छुपे हुए थे और पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया गया। अब उस वक्त तो ये बात आई गई हो गई। अब जो खबर आ रही है कि उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी से कांटेक्ट किया था। खुद अमित शाह ने कहा था कि देखो दीदी, राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। अगर आप डिप्लोमेटिक संबंध बिगाड़ लोगी किसी देश के साथ, मान लिया कि आपके किसी स्टेटमेंट की वजह से भारत बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव आता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लो, क्योंकि हमने भारत का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं मना करेंगे। बाद में बांग्लादेश ने जांच करवाई। बांग्लादेश की जांच में यह पता चला कि उस्मान हादी का अपने ही गुट के कुछ लोगों के साथ पंगा था और आपस में ही उन्होंने पैसे वैसे को लेके कुछ मारकाट किया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। भारत कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन उन दिनों जो तनाव हुआ और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो बांग्लादेश में उभरे, वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के कारण उभरा था। और उस वक्त ये संवैधानिक पोस्ट पे थी, मुख्यमंत्री के पद पर थी, तो वो उस वक्त ये मैटर हुआ। अब जाके हुआ क्या है कि
एक और बात अभी छनकर बाहर आई है कि ममता बनर्जी ने वो स्टेटमेंट यूं ही नहीं दिया था। उस स्टेटमेंट के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये थी कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश वो भरपूर कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट उभरे, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे टीएमसी के एक लीडर, उसका नाम आएगा, अभी उसकी अरेस्टिंग होने वाली है। जो खबर यह है फिलहाल सूत्रों के हवाले से है कि ममता बनर्जी जो थी वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एजेंडे के तहत कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच तनाव बढ़े, एक दूसरे को दुश्मन समझे, इसलिए स्टेटमेंट दिया गया था। ये यहां के पॉलिटिक्स के लिए स्टेटमेंट नहीं था। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एजेंडे के तहत ममता बनर्जी ने वो स्टेटमेंट दिया था। अब धीरे धीरे सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। एक और विस्फोटक जानकारी है। एक सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, ये बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, उनकी एक मैगजीन में निकलते, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उनका दावा यह था कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ममता बनर्जी की पार्टी और जमाते इस्लामी बांग्लादेश में। उन्होंने यह दावा किया है 5,000 रोहिंग्या को भारत लाना था और उनको कागजात देने थे और उनको भारत में बसाना था। रोहिंग्या, मैं बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहा हूं, 5,000 सिर्फ रोहिंग्या को, और उसके अलावा जो बांग्लादेशी आ रहे थे वो अनचेक्ड आ रहे थे, मतलब राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐतराज नहीं था। ये इन्फिल्ट्रेशन करना, जो पुशिंग था, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश की तरफ से था, और पूरे बॉर्डर जिले में, जो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर जिला है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी बांग्लादेश जीते हैं इस बार, वो पूरे इलाके में। तो इस वजह से जब धीरे धीरे ये सारी बातें आने लगी और इंटेलिजेंस इनपुट आने लगा, उसी बीच जब ये जांच चल रही थी तो एक और बात आई कि जानबूझकर ममता बनर्जी बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने देना चाहती थी। यह भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि अगर बॉर्डर फेंसिंग हो जाती और इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो नहीं आ पाते तो इनके योजना का क्या होता। सारांश में अगर मैं बताऊं तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भारत की थी, काम कर रही थी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के लिए, और मिशन यह था कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना है। उस डायरेक्शन में सारा कुछ चल रहा था। उनका एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर बांग्लादेश का, जो जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जब बंटवारा हुआ, तो सोहरावर्दी ने एक चीज रखी थी कि जो पूरा का पूरा बंगाल बांग्लादेश में जाना चाहिए, मतलब उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में जाना चाहिए। और इसी वजह से कलकत्ता में मारकाट करवाया था उन्होंने। कलकत्ता में सबसे ज्यादा मारकाट हुआ था इस वजह से कि कलकत्ता को ईस्ट पाकिस्तान का होना चाहिए था। वो प्रोजेक्ट अधूरा था उस वक्त। फिर बाद में बहुत सारे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब, इन्होंने अपना संगठन बनाया, मेमोरेंडम सौंपा, विरोध किया। इन सब के वजह से जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो भारत में रह गए। नहीं तो प्रोजेक्ट यही था कि पूरा का पूरा बंगाल ही ईस्ट पाकिस्तान रहेगा। तो वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी था कि उस वक्त एक चीज कही गई थी कि आज भारत में ये इसलिए हैं ये हिस्से क्योंकि यहां हिंदू बहुल है। जिस दिन हिंदू बहुल नहीं रहेगा उस दिन तो ईस्ट पाकिस्तान में रहेगा। तो उसी मकसद के तहत डेमोग्राफी लगातार चेंज करने की कवायद चल रही थी। 1947 से ये चल रहा था, फिर चकमा सोनावती आए, फिर 1971 में आए, और लगातार इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे। और पश्चिम बंगाल के 15 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिमों की जनसंख्या डिसाइडिंग हो चुकी थी, जैसे मुर्शिदाबाद 70% से ज्यादा, मालदा 68% से ज्यादा, 15 जिले ऐसे थे जो पूरा बॉर्डर इलाके के। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था, ममता बनर्जी उसमें सहयोग कर रही थी, ये एस्टेब्लिश हुआ है। इसी वजह से इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और देशद्रोह की धाराएं लगाई गई है इसमें। अब यहाँ पे आती हूँ, जमात के पास ना इतना पावर है, ना पैसा है, ना इतना उनके पास कैडर है कि वो इस तरीके के प्लान को के बारे में सोच सकें या उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ सकें। ये या तो आईएसआई से पैसा आ रहा था या डीप स्टेट से पैसा आ रहा था। आपके हिसाब से क्या होता था?
आपने बहुत सही कहा कि ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो था, ये प्रोजेक्ट आईएसआई का एक हिस्सा था। जमाते इस्लामी बांग्लादेश क्या है पता है? इसके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं तो समझने में आसानी होगी। देश के बंटवारे के समय सारे के सारे मुसलमान वेस्ट पाकिस्तान में नहीं गए थे। बिहार के, झारखंड के, पूर्वांचल के बहुत सारे मुसलमान थे जो पूरब की तरफ गए, जो आज बांग्लादेश है। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि वो तो पाकिस्तान जा रहे थे। तो पंजाब वाले, राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, वो सब वेस्ट की तरफ जा रहे थे, और बिहार वाले, यूपी वाले, उड़ीसा वाले या और पश्चिम बंगाल जो हुआ बचा, वो सब जा रहे थे ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। लेकिन 71 में गड़बड़ी हुई। अब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन वैसे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो कि बिहार के थे, जो यूपी के थे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में एक शब्द इजाद किया गया, पाकिस्तानी इंट्रैप्ड इन बांग्लादेश। वैसे पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में फंस गए, दे आर उर्दू स्पीकिंग, लेकिन वो बंगाली बोलते नहीं, लेकिन वो फंसे हुए हैं। ऐसे मुसलमानों की संख्या करीब 14 लाख है। और वो उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय भी वो पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे, वो उनके लिए मुखबिरी कर रहे थे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो ये तो फंस गए, लेकिन इन्होंने अपनी योजना नहीं टाली। लगातार जमाते इस्लामी बांग्लादेश नाम का एक संगठन के जरिए इन्होंने रेडिकल इस्लाम को लागू करने की कोशिश की बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों की वजह से बंगालियों के बीच इस्लाम को लेकर क्रेज कम हो रहा था। तुम मछली खाते हो, तुम काले दिखते हो, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, तुम सरसों का तेल लगाते हो, ये सब वेस्ट पाकिस्तानी बोलते थे। तो इस वजह से एक कल्चरल डिटैचमेंट हुआ। कल्चरल डिटैचमेंट हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान में कट्टर इस्लाम तामील की गई, रेडिकलाइजेशन। अब उसके खिलाफ यहां मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि हर चीज अगेंस्ट था। ये जो जमात इस्लामी है उसका विरोध कर रहे थे कि वी आर इस्लामिक, दोनों भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई। और इन्होंने शुरुआत में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया। जब इनकी ताकत बढ़ गई तो इन्होंने अभी शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया, क्योंकि शेख हसीना भारत की दोस्त थी। वो स्टूडेंट आंदोलन के पीछे ये थे, और हमेशा से आईएसआई से इनके लिंक रहे हैं, और हमेशा से इनको मदद मिलती रही है, चाहे पैसे से मिले, हथियार से मिले। So अभी was हुआ Mamta क्या है, directly in touch with ISI? Because बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी कहती है कि ममता was in touch with ISI through different means. अब लंदन में आज के डेट में मैं आपको बताती हूँ, आपने शायद देखा भी होगा, लंदन में बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम क्योंकि सब बंगाल में बिजी हैं, उसके बाद आईपीएल में बिजी थे, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो भाई साहब आ रहे हैं उनमें पूरी पूरी की पूरी मीडिया बिजी हो गई है। पर लंदन में इस वक्त कई लोग मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। महुआ मोइत्रा, इन्वेस्टमेंट बैंकर, डीएमके के त्यागा, मदुरई कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए, अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकर, अखिलेश यादव रीचिंग लंदन, अगेन वहां पे। उसके साथ साथ राहुल गांधी अगेन ऑन 15 days टूर। तो ये संयोग नहीं है, it cannot be a coincidence with so many people going outside at the same time and a like-minded ideology and anti-मोदी कि सब एक साथ ही पहुंच रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर है जिसको हमने नजरअंदाज किया है, दूसरी साइड बॉर्डर के। हम लोग सिर्फ जमात की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट तारिक रहमान? तारिक रहमान ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं कि शेख हसीना वॉज अ वेरी प्रो हिंदू और शी वॉज वेरी प्रो भारत। वो भी अपने हिसाब से गेम खेलती थी जो उनको सही लगता था अपनी सर्वाइवल के लिए। तारिक रहमान भी तो लंदन से आए हुए हैं। क्या वहां पे वो बिल्कुल झक मारे बिल्कुल। थे, जलेबियां तल रहे थे? आई एम श्योर ही वाज बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेनी सीक्रेट्स एंड मेनी फ्यूचर प्लानिंग्स। और लंदन को एक चीज और मैं बोलूंगा, लंदन इस वक्त इस्लामिक कैपिटल ऑफ यूरोप है। करेक्ट। ये एंगल भी अभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है सोसाइटी का, भले ही मुस्लिम सोसाइटी का, उसका हब बना हुआ है लंदन। लंदन से सारे पैसे जा रहे हैं, लंदन से सारे मौलाना शिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग शहरों में। तो और वहां अभी इतना वर्चस्व है कि ब्रिटेन की सरकार भी इनका अपोज नहीं कर सकती। एक अमेरिका के डिप्लोमेट, आई थिंक कि एलन मस्क ने शायद ये कहा था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसने कहा था कि ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन इन यूरोप। यूरोप का पहला ऐसा इस्लामिक मुल्क होगा
जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। इंग्लैंड वो चीज है। तो वहां पे ये सारे इस्लामिस्ट, देश विरोधी जमात वहां अगर जा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ पाइपलाइन है। और एक चीज और, पाकिस्तानियों का फर्स्ट डेस्टिनेशन लंदन है। आईएसआई का सबसे बड़ा नेटवर्क लंदन में है। नवाज शरीफ लंदन में है। ये सारा कुछ एक ही शहर में हो रहा है। सारे और के सारे एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा हमेशा लंदन से निकला है। उसका वो जो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटर बांग्लादेश की तैयारी लंदन से शुरू हुई थी। तारिक रहमान जब इलेक्शन जीतने के बाद जब वो बने, जब उन्होंने गद्दी संभाली, तो नरेंद्र मोदी जी पीछे रह गए। ममता दीदी दौड़ के गई, मेरे भाई कांग्रेचुलेशंस। मतलब सबसे पहले भारत में किसी ने उनको कांग्रेचुलेट किया तो इट वाज हर। यूनुस के साथ इनकी गठबंधन की बात चल रही थी, दैट वाज किसी और ने कहा है। फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोहरा ने अपने एक शो के अंदर कहा कि शी वांटेड टू बिकम अ पीएम और उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी। तो क्या वो तारिक रहमान के साथ, अगर ये कॉन्स्पिरेसी लंदन में हैच की गई हो, तो तारिक रहमान के साथ क्या इनकी गठजोड़ को मना किया जा सकता है? स्पेशली जमात, देखिए जमात इज वेरी वेरी क्रिटिकल इवन फॉर तारिक रहमान। जी पंकज जी। बिल्कुल। एक चीज और है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आता हूं आपके वर्तमान पे। पाकिस्तान वाज प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। वो जो पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था क्योंकि ब्रिटेन को यह पता था कि भारत अगर संपूर्ण भारत को आजादी दे दी तो मुश्किल से 50-100 साल में ये ओवरटेक कर जाएगा ब्रिटेन को, ये आगे बढ़ जाएगा, जो कि हुआ भी। तो इस वजह से उन्होंने एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, जिन्ना वाज नॉट मुस्लिम, वो ब्रिटिशर्स था एक तरह से, वो पॉर्क खाने वाला, वाइन पीने वाला, वो पूरा पेट था उनका। तो उसके जरिए इन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रोपोगेट करवाया, मुसलमानों को रेडिकलाइज किया और फिर अंत में भारत का बंटवारा भी उन्होंने ही किया। ऐसी सिचुएशन बना दी। तो एक ऐसा रखना चाहते थे भारत के बगल में कि जिसका न्यूसेंस वैल्यू हो, जो कि बार बार भारत के तरक्की में रोड़े डाल सके। तो वो पाकिस्तान बन गया और वो प्रोजेक्ट ब्रिटिशर्स का था। अब जब भारत तरक्की करने लगा और जब खबर आई कि इंडिया हैज ओवरटेकन ब्रिटेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, इकोनॉमी साइज, तो फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अभी उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को इस मामले में आप एक मानिए, वो यूरोपियन जो अमेरिका और ब्रिटेन का जो रिश्ता है इस मामले में, एशिया को देखने के मामले में, साउथ ईस्ट एशिया, दोनों का एक फॉरेन पॉलिसी है। तो कुछ तो वो ट्रंप के जरिए करवा रहा है और कुछ ब्रिटेन खुद कर रहा है। ये सारा आज ठीक है, पाकिस्तान को किसी तरह कंट्रोल में रखे हुए भारत। तो कोशिश यह है कि भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोला जाए जो कि ईस्ट साइड से हो। तो वेस्ट और ईस्ट दोनों फ्रंट खोलेंगे तब इसको डिस्टर्बेंस ज्यादा कर सकेंगे। इसलिए बार बार असीम मुनीर कह रहा है कि इस बार जो हमला होगा वो पूरब से होगा। वो गलत नहीं कह रहा है, वो जहां जा रहा है और जहां से वो बात कर रहा है वो पूरे प्लान का हिस्सा है। और आईएसआई के लोग इस वक्त आ रहे हैं लगातार बांग्लादेश में। उन्होंने स्पेशली ढाका सेल तैयार करके रखा है। आईएसआई का ढाका सेल है और ढाका सेल में इस वक्त जो डिप्लोमेट्स है, दे आर नथिंग बट स्पाइस ऑफ आईएसआई, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, बाइक से आईएसआई का एक एजेंट जा रहा है, एक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और वो उर्दू में कह रहा है कि भाई मुझे तुम चेक नहीं कर सकते। तो बोला कि अगर आप डिप्लोमेट हो तो कार्ड दिखाओ। वो बाइक से जा रहा था इंडियन बॉर्डर की तरफ, मीरपुर जा रहा था वो, और वहां तब उसका ये पूरा वीडियो वायरल हुआ। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे चहलकदमी है, चाहे मेजर हो पाकिस्तानी सेना के, आईएसआई के जो स्पाइज हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पूरे भारत का जो ईस्ट साइड में है, बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन चल रहा है, हथियारों की ट्रेनिंग चल रही है। कई अंसार उल बंगला नाम का एक संगठन है जो कि बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। अल कायदा बांग्लादेश नाम का एक उन्होंने विंग बनाया है। हुजी नाम का एक संगठन है, वो काम कर रहा है। तो ये सारा कुछ उसी की कड़ी है ये। जी। और पैसा इनको भारत से जाता था, ममता हेल्प करती थी यहाँ से कट। बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल क्या क्या बढ़िया स्कीम बनाई थी। गलती से शाह से पंगा ले लिया और मोदी से पंगा ले लिया बीच में। अगर मौनी बाबा जी रहे होते, मनमोहन सिंह जी रहे होते, तो बना भी ले जाती हैं, या सोनिया अगर सेंटर में बैठी हुई होती तो बना भी ले जाती है। अब मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी ये फीलिंग आती है जब मैं एनालाइज करती हूँ द वे शी लेफ्ट कांग्रेस एंड द वे शी बिकेम अ पार्टी इन इन द वेस्ट बंगाल। मुझे ये लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी। शी क्रिएटिंग अ सेपरेट पार्टी कॉल तृणमूल कांग्रेस। देखिए रीजनल पार्ट, लोकल एरियाज में, स्टेट्स में
रीजनल पार्टीज की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू द सेंटर पार्टी, और 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो सेंटर से रिलेटेड पार्टीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पंजाब बीइंग वन, वेस्ट बंगाल बीइंग सेकंड एंड तमिलनाडु बीइंग थर्ड। इन लोगों को सेंटर में बैठी हुई किसी भी पार्टी से एक अजीब सी दुश्मनी सी है, दुश्मनी नहीं और बोलूंगी, एक एडवर्सिटी है फॉर सम और रीजन। एक चीज और, ये तीनों स्टेट में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, एक तीनों, खालिस्तान के रूप में डीएमके और बंगाल में, तीनों में देखिए। हाँ, इनफैक्ट केरला को भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनिया गांधी से अलग होके ममता बनर्जी गई और उन्होंने अपनी पार्टी खोली, एंड द वे शी फ्लिप्ड बिटवीन 12th to 16, आई मीन 2012 to 2016 इज अगेन अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड स्टडी। ये मुझे लगता है सोचा समझा प्लान था। इट वॉज नॉट आउट ऑफ द ब्लू मून, और इनका जीत कर आना, इलेक्शन जीत कर आना वॉज नथिंग लेस देन अ मैजिक। सिर्फ ये वो नंदीग्राम और सिंदूर के उस पर नहीं है जीत सकती थी, जिस तरीके से जीत के आई उतना बड़ा वेव भी नहीं था जो जिस तरीके से ये चढ़, मतलब एकदम शी रोड द टाइड। लगता है कि कुछ और भी कड़ियां हैं जो जुड़ेंगे, जैसे जैसे एक्सपोजेस आएंगे इनके ऊपर वैसे वैसे पता चलेगा। एक और न्यूज आई है पंकज जी, आज आप गार्डन में बैठे हुए हैं तो अब थोड़ा डार्क भी होने लग गया है। हाँ हाँ, पीएमएलए लाइट का में, थोड़ा। हाँ जी, पीएमएलए में अभिषेक बैनर्जी पे फंदा कसा जा रहा है वुड से जी। अ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो खबर लगी और जो इंटेलिजेंस इनपुट आई कि अभिषेक बनर्जी के पास बड़े पैमाने पर बाहर से पैसा आ रहा था, और ये जो घोटाले का पैसा है ये बड़े पैमाने पे दुबई जा रहा था, ये सारा। और एक कलकत्ता के बड़ा बाजार में एक हवाला कारोबारी है जिसका नाम है हरी शाह, शायद मैं एग्जैक्ट नाम अगर मैं उसमें कंफ्यूज हूं, उसके जरिए हुंडी वो करता है काम, हुंडी का काम वो करता है। हुंडी के काम के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा बाहर जा रहा था, और ऐसा दावा किया जाता है, आरोप यह है कि वो अभिषेक बनर्जी का सारा पैसा था जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा था, और बहुत सारे अरब मुल्कों में। उस मामले में अब पीएमएलए की तरह के तहत भी अब जांच होगी कि कहां से पैसा आ रहा था, कहां जा रहा था, और बाहर से पैसा क्यों आ रहा था। दोनों टू वे था ये, एक तो अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करना, और इनके कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें लगाने के लिए बाहर से पैसा आ रहा था, और भाया अरब कंट्रीज। जब भाया अरब कंट्रीज में बोलता हूं तो अपने आप उन मदरसों की बात कर ले, उन जमातों की बात कर ले जो कि रेडिकलाइज जमात है, उनके लिए कहीं फंडिंग तो नहीं आ रही थी। इस एंगल से भी जांच होगी, और ये सारा काम अभिषेक बनर्जी वहां पे संभाल रहा था। ये बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है। इसमें तो काफी अब गहराई, क्योंकि देखिए जहां पीएमएलए आ जाता है, जहां ईडी आ जाती है, वहां पे सिचुएशन बदल जाती है। पर ये क्या हो रहा है, तो प्रताप बैनर्जी को निकाल दिया उन्होंने टीएमसी से। अब तो बड़ी दुख भरी बात है, बताइए क्या हुआ, ये क्या माजरा हुआ जी। इलेक्शन रिजल्ट के 29वें दिन ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी की नहीं रही, और जो पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अपना गुट बनाया। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ही निष्कासित किया जा रहा है। निष्कासित करें उससे पहले एक और खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी ने हाँ, अभिषेक बनर्जी ने फर्जी सिग्नेचर किया था सारे विधायकों का कि ये विधायक का समर्थन मुझे, ये विधायक का समर्थन वो चिट्ठी, और वो चिट्ठी जाकर राज्यपाल को दे दी थी। उसको अभिषेक बनर्जी बेवकूफ को ये नहीं पता कि एन रवि जो राज्यपाल है वो खुद इंटेलिजेंस के आदमी है, उनको सारी जानकारी थी। जैसे ही चिट्ठी दिया तो ये हड़बड़ी में करने लगा अभिषेक बनर्जी की, हाँ देखिए चिट्ठी है समर्थन की, तुरंत नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दीजिए, तुरंत विधानसभा के स्पीकर से भी जाकर मिले थे। तो उस वक्त एन रवि ने कहा था कि हड़बड़ी क्या है, एक दिन और इंतजार कर लेते हैं। उनको पता था कि एक दिन बाद क्या होने वाला है। एक दिन बाद शाम तक 59 विधायक आए और कहा कि देखिए ये हमारा सिग्नेचर है, हम तो इनके तरफ है। और इससे पहले सीआईडी की जांच शुरू हो गई थी, ये फर्जी सिग्नेचर वाला जो संदीपन साहा और रितु बनर्जी जो एक और हैं, उन दोनों ने जो कंप्लेन की थी उसके आधार पे तो फर्जीवाड़े का भी आरोप लगेगा, और आप संवैधानिक पद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए किसी का फर्जी साइन खुद ही मार दे रहे हो, तो अभिषेक बनर्जी तो जाएगा। इसमें तो खैर कोई दोरा ही नहीं है कि वो प्रूव्ड है। आपने फर्जी सिग्नेचर मारा है, और जो विधायक है वो कह रहे हैं कि मैंने फर्जी सिग्नेचर मारा है, हमने नहीं मारा। अब इस बात को वो कैसे डिफेंड करेगा, ये देखने वाली बात होगी।
मजेदार होने वाली और है उसके स्टोरी। बाद जो बाकी, हाँ, उसके बाद पीएमएलए, तो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, तो म्युनिसिपैलिटी स्कैम, तो दमदम म्युनिसिपैलिटी स्कैम, तो रोज वैली स्कैम, शारदा, नारदा, पता नहीं, कोयला घोटाला, 13 तरह के घोटाले के केस इसके खिलाफ दर्ज हैं। बहुत बुरी हालत होने वाली है। जी। अभी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये बोला जा रहा है कि आप चुपचाप रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाओ, आपकी इज्जत बची रह जाएगी। यहाँ तक कि पहुंचा दी गई ये बात ममता बनर्जी तक कि अगर आपको बचना है, जेल नहीं जाना है, तो चुपचाप रिटायरमेंट लेके बैठ जाओ, नहीं तो वी ऑलरेडी नो कि तुमने क्या क्या कर्मकांडी की है। अभिषेक जी बैनर्जी को बचाने की बड़ी कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। और देखा जाए, अगर पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है पूरी की पूरी टीएमसी के फियास्को के लिए, मैं ये कहूंगी। तो थैंक यू अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अगर आपने इतना रायता नहीं फैलाया होता तो बीजेपी नहीं आती सत्ता में, राइट। जी चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो जमात बांग्लादेशीज को लाना हो, चाहे एड दिखाना हो, होम मिनिस्टर को गालियां देना हो, लिस्ट बहुत बड़ी है, हम बैठ के पूरी रात उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर इन्होंने इतना एटीट्यूड नहीं दिखाया होता तो ममता बनर्जी बहुत साइलेंटली, धीरे 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 अपना वो काम कर लेती जिसके लिए उनको बिठाया गया था। रिमेंबर माई वर्ड, बिल्कुल बिठाया गया था। किसने बिठाया था वो रिसर्च का मैटर है, और उस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, डीप स्टेट की बात होती है और बाकी बातें होती हैं, वो समय के साथ पता चलेगा। बट एक चीज, जैसे अभिषेक बैनर्जी ने ममता बनर्जी का नाम रोशन किया, राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का नाम रोशन किया, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का नाम रोशन किया, तो वही मैं कहूंगी, पूत कपूत काहे धन संचय। तो बच्चे को इतना लायक बना दो कि आपको उसके लिए इतना ज्यादा मतलब इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। पर क्या है ना, आसमानी ख्वाब। जी पंकज जी। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मार्क रूबियो की मदर टेरेसा के जो एनजीओ में आए थे वो यात्रा भी जोड़ लीजिए, तब लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि एकमात्र स्टेट जहां ममता बनर्जी जैसे हारी, ट्रंप ने सीधे विश किया। मार्क रूबियो आए भारत यात्रा में तो दिल्ली ना आकर मदर टेरेसा की संस्था में गए, और अब तार जोड़ लीजिए आईएसआई, जमाते इस्लामी प्लस अमेरिकन डीप स्टेट प्लस लंदन। अब चीजें समझने में और शायद ज्यादा आसानी हो। वही मैं कह रही हूँ कि सब के सब एक समय में एक साथ लंदन पहुंचे हुए हैं, तो क्या खिचड़ी पक रही है वहां पे? या ममता के पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है, या किसी बड़े प्रोग्राम की तैयारी हो रही है? अभिषेक क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो आप कह रहे हैं, अख, ये जो कुछ हुंडी, अखिलेश यादव लंदन में, अच्छा, अभी तो यूपी में खेल इन लोग करेंगे। ये जो हुंडी वाला आप बता रहे हैं, जो बंदा कलकत्ता का जी व्यापारी जी है, जी जी सबसे बड़ा गैम्बलिंग का अड्डा, हवाला का अड्डा अक्रॉस वर्ल्ड लंदन ही तो है। बिल्कुल। वो पैसा वहां नहीं जा रहा होगा क्या? डेफिनेटली जा रहा होगा। सो बहुत सारी कड़ियां अभी जुड़ेंगी, बट ममता बनर्जी से कहा जा रहा है इस्तीफा देके चुपचाप घर बैठ जाओ एंड डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। अभिषेक बनर्जी को बचाने की बड़ी कोशिश कर रही हैं, क्या है ना, मातृत्व है तो वो कहीं जाता नहीं है, और एफआईआर पे एफआईआर होगी। इनके कारणे में एक्सपोज होते रहेंगे और हम शेयर करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल इज द बेस्ट वे। और अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।